नाज़रीन, इस वक्त लाहौर के शहरियों को दो बड़े मसाइल का सामना है कोरोना के अलावा। पहला मसला डेंगू है और दूसरा मसला आने वाला है और उसका नाम स्मॉग है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पिछले 24 घंटों में सिर्फ लाहौर शहर के अंदर डेंगू के 160 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और ये वो मरीज थे जिनका CBC करवाया गया, जिनका टेस्ट करवाया गया और उनके अंदर डेंगू वायरस की तस्दीक हुई। बहुत सारे केसेस डेंगू वायरस के अनडिटेक्टेड भी चले जाते हैं, जिसकी वजह से मॉर्टेलिटी की शरह में इजाफा होता है। अक्टूबर का आगाज हो चुका है और दिन ब दिन जो स्मॉग है उसका खतरा भी लाहौर शहर के ऊपर मंडरा रहा है। पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी जिसके मुताबिक लाहौर शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर पहुंच चुका है और इसका AQI एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है वो इतना ज्यादा खराब है जिसकी वजह से लाहौर के शहरी मुतादिद बीमारियों में, खास तौर पर सांस की, नाक की और सीने की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इस पर मैं आज के प्रोग्राम में बात करना चाहूंगा। मेरे साथ आज स्टूडियोज में मौजूद है मोहतरम डॉक्टर अफरा सियाब, मेडिकल ऑफिसर हैं सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर के। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। मोहतरम अली एजाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं एनवायरमेंट डिपार्टमेंट के। अली एजाज साहब, वेलकम टू द शो। डॉक्टर अफरा से आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। ये बताइएगा कि कोरोना के खिलाफ लड़ते लड़ते हमने शायद डेंगू को इग्नोर कर दिया, जिसकी वजह से उसका बरवक्त स्प्रे नहीं हो सका। चले वो तो आपका डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर काम करते हुए जो डेंगू के पेशेंट्स आपके पास प्रेजेंट हो रहे हैं उनका तनासुब दिन ब दिन क्या बढ़ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि बाकी मामलात की तरह बिल्कुल इसी मामले में भी हुकूमती नाअहली जो है वो बिल्कुल वाज़ेह है। उसकी वजह ये है कि इनको पता था कि डेंगू सीज़न आने वाला है, उसके लिए इन्होंने पब्लिक को सेंसिटाइज नहीं किया। ठीक है। जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स लेने चाहिए थे इन्होंने नहीं लिए। इन्होंने कंपेन्स नहीं चलाई, इन्होंने बैनर्स नहीं लगवाए, इन्होंने जो मतलब पिछली दौरे हुकूमत में जो इवॉल्व करके हमने एक सिस्टम बना लिया था या जो चीज़ें इम्प्रूव हुई थी उनको इस्तेमाल ही नहीं किया गया। सही तरह से बरोए कार नहीं लाया गया सारे जो है हुकूमती मशीनरी को। जो तालाब हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है वो तो बहुत वाज़ेह है कि 90 रुपए का टेस्ट इस वक्त 3000 साढ़े 3000 रुपए में हो रहा है। उस पर मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन इस वक्त हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स डेंगू के आपके पास रिपोर्ट होते हैं उनको आप लोग किस तरह देख रहे हैं? उनकी शरह में इजाफा हो रहा है? उनको किस तरह आइसोलेशन में मैनेज कर रहे हैं? गवर्नमेंट आपको फंड्स दे रही है? मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। आजकल जो केसेस हैं वो वाकई बढ़ रहे हैं। जो सिस्टम ऑलरेडी कोरोना ने चोक किया हुआ था और जो अपनी 100% कैपेसिटी पे ऑलरेडी काम कर रहा था उसको ओवर बर्डन कर दिया गया है। अब जो केसेस आते हैं, अब फॉर एग्जांपल अगर 100 बंदे को डेंगू है तो उसमें जो 5% है सिर्फ वो सिम्टोमेटिक होंगे। ठीक है। जो 95% जो पेशेंट्स हैं वो एसिम्टोमेटिक होंगे और वो कैरियर नहीं होते वो। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो वो जो पेशेंट प्रेजेंट करते हैं वो टिप पे आइसबर्ग की। जो 95% केसेस हैं वो तो एसिम्टोमेटिक हैं और वो फिर रहे हैं अवाम में। अब हॉस्पिटल्स की बात कर लें। अब ऑलरेडी जो है हॉस्पिटल्स को उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा जो है उनको रन करने की कोशिश की जा रही है। लिमिटेड स्टाफ के साथ जो है कोरोना को मैनेज ऑलरेडी किया जा रहा है। अब इनकी कोशिश ये है कि जो डेंगू है इसको भी उसी स्टाफ में और उन्हीं रिसोर्सेज में मैनेज किया जाए। जाहिर सी बात है, जो हॉस्पिटल है वो उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मतलब अगर स्टाफ नया नहीं आएगा, नए रिसोर्सेज नहीं आएंगे तो सिस्टम तो चौक कर जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं वापस आपके पास आऊंगा। अली एजाज साहब, 2018 में जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से लाहौर शहर का नंबर 72वां था और पिछले 3 सालों में ये AQI इतना ज़्यादा डिटीरियरेट हुआ जिसके बाद अब ये दुनिया के सफ़े अव्वल के शहरों में है आलूदगी की वजह से। क्या वजह समझते हैं आपके शहरियों की जानिब से गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया या गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने लीनियंसी का मुजाहरा किया? इस मसले को कम होना चाहिए था, ये बढ़ रहा है, क्यों? वेल, इट इज़ अ क्लाइमेट चेंज फिनोमिना सर। तो इसका 2018 में भी कोई ऐसा नहीं था। हमारा AQI उस टाइम भी उतना ही ख़राब था जितना कि अब है, बल्कि अब थोड़ा इम्प्रूव हो गया अगर आप इसको देख सकें तो आप पता नहीं कि क्या सोर्स है जिससे आप कह रहे हैं कि
पाकिस्तान जहाँ लाहौर जो है वो इस टाइम सबसे ऊपर आ रहा है, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा है। हमारा एक अपना क्लाइमेट है रीजन का, वी आर प्लेन रीजन, यहाँ पे डस्ट के इश्यूज होते हैं हमारे पास। तो वो आप अगर कहें कि स्विट्ज़रलैंड का AQI आप लाहौर में लगा लेंगे तो हम वो कोई फॉरेस्ट एरिया या हिली एरियाज़ नहीं है। गिलगित का AQI और होगा, लाहौर का और होगा। ये फॉरेस्ट एरिया है, ड्राई एरियाज़ हैं, यहाँ डस्ट उड़ती है, डस्ट स्टॉर्म्स आर देयर। अगर आप सऊदी अच्छा, मेरा सोर्स डॉक्टर साहब ब्लूमबर्ग है। ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी अराउंड 24 सितंबर, आप ऑनलाइन देख सकते हैं कि लाहौर शहर दुनिया का आलूदा तरीन शहर है। मैंने तब भी एक शो किया था। जब आप इसके स्टैटिस्टिक्स को चैलेंज कर सकते हैं, आप उसकी रैंकिंग को भी चैलेंज कर सकते हैं। चले मैं कहता हूं कि 20वां आलूदा तरीन शहर है, 30वां आलूदा तरीन शहर है, लेकिन आलूदगी तो है ना। अगर आप देखेंगे दुनिया के टॉप बड़े शहरों में से भी तो एक है ना। ठीक है, तो ये कराची लाहौर से बड़ा है, मुंबई लाहौर से बड़ा है, वो सारे लाहौर से बड़ा है, वो सारे कोस्टल एरिया, ये तीनों कोस्टल एरियाज हैं जिसमें समुंदर जो है वो डस्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है। वी आर ए प्लेन एरिया, ये मैदानी इलाका है, इधर डस्ट फॉर्म्स होते हैं, ड्राई एरियाज हैं, इधर AQI डस्ट की वजह से भी बढ़ता है। उसके अलावा कंजेस्टेड एरियाज हैं, इंडस्ट्री भी है और ट्रैफिक भी इधर ज़्यादा है, दैट इज़ द इशू। अगर कराची और लाहौर को कंपेयर करें तो कराची सिर्फ कोस्टल एरियाज की वजह से, जो गाड़ियां और बसें धुआं छोड़ रही होती हैं वो हमें धुआं छोड़ती हुई नजर आती हैं। जो इंडस्ट्रीज जो हैं वो केमिकल वेस्ट जो है वो वाटर बॉडीज में शामिल कर रही हैं, वो भी हमें करती हुई नजर आती हैं। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है उसके अहलकार जो हैं वो कुछ मखसूस वजूहात की बना पर कुछ मखसूस फैक्ट्रीज के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। इज इट सो? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें मल्टीपल फैक्टर्स आप देखें। एक तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का बड़ा अच्छा इसमें फोकस है, सेक्रेटरी साहब खुद पर्सनली ऑन रोड हैं जब से वो आए। उसके बाद हाई कोर्ट्स का बहुत ज़्यादा इस पे रोल है, उनके कमीशंस हैं जो इंडिविजुअली अपने तौर पे भी मूव कर रहे हैं और EPA को मॉनिटर कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ को खुद भी मॉनिटर कर रहे हैं। अभी हमने लाहौर में कोई 300 के करीब इंडस्ट्रीज़ और यूनिट्स आइडेंटिफाई किए जो कि पोल्यूशन का बाइस, स्मोक का बाइस बन सकते थे। उन सबको नोटिस इशू कर दिए गए, टाइम दे दिया गया, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी इज़ आल्सो एन इशू। हम किसी का कारोबार तो नहीं बंद कर सकते, मगर हम उसे टाइम दे रहे हैं कि स्मोक आने से पहले सिस्टम लगे हैं 80% इंडस्ट्री के ऊपर, आप इन्हें ट्यून अप कर लें। हर साल ये कहा जाता है कि हमने ये किया, लेकिन जो एंड रिजल्ट है वो जो स्मॉग है इट इज देयर, उसमें ना कमी हो रही है, वो परसिस्टेंट है। मेरे पास एक फिलिप्स का एयर प्योरीफायर है और जो मुझे बताता है कि आपके कमरे का जो लेवल है वो रेड के ऊपर जा रहा है, वो रेड के ऊपर पहुंच जाता है, यानी स्मॉग के बगैर भी पहुंच जाता है। तो स्मॉग के साथ क्या हाल होगा अली? इशू इज़ दैट कि जो स्मोक का रीजन है वो पूरे रीजन का फिनोमेना है, ये लाहौर का अकेला फिनोमेना नहीं है। आपको कसूर में भी नजर आएगा, इवन छांगा मांगा फॉरेस्ट में भी आपको नजर आएगा, वहाँ तो इंडस्ट्री और ट्रैफिक नहीं है। दैट इज़ अ ह्यूज क्लाउड फ्रॉम कोलकाता टू पेशावर, जो कि पूरा एरिया को इनगल्फ कर लेता है। मेजर रीज़न इसका क्या है कि इंडियन पंजाब में जब आग लगेगी, बल्कि शुरू हो गई है लगनी, और उसका जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो वो आग सिर्फ इंडियन पंजाब में लगती है, पाकिस्तानी पंजाब में नहीं लगती। इंडियन पंजाब में लगती है। हम तो बड़ी कोशिश करें, अब 1000 के करीब गवर्नमेंट ने मशीनरीज, और वो हवा जो है हमेशा ड्यूरिंग स्मोक सीजन द करंट जो फ्लो इसका एयर का फ्लो है वो पाकिस्तान थ्योरी है या साइंटिफिक? आप साइंटिफिकली चेक कर सकते हैं, देयर वेबसाइट, देयर डाटा, कि आप देखेंगे इस सीजन में उसका फ्लो होता है इंडिया से पाकिस्तान की तरफ, नेचुरली फ्लो है, उसको कुछ कह ही नहीं सकते। तो क्लाइमेट चेंज के साथ थोड़ा सा उसमें चेंज, आग अगर लग रही है इंडियन पंजाब के अंदर अली, और मेरा ख्याल है जब से गंदम को बोया जाता है उसके बाद दीगर फसलों को बोया जाता है, सदियों से बोया जाता है, और पाकिस्तान को बने अभी 74 साल हुए हैं उससे अभी। और जो स्मॉग का फिनोमेना है वो 7-8 साल उससे ज़्यादा पुराना नहीं है, तो उससे पहले जो हवा चलती थी तो वो अपने साथ स्मॉग क्यों नहीं लाती थी और अब क्यों स्मॉग लाती? मैं इसको टेक्निकली ब्रीफ करता हूँ। आप देखेंगे कि प्रीवियस 7 to 8 ईयर्स में आपका टेम्परेचर भी राइज कर गया। पहले मौसम इतने गर्म नहीं थे, बारिशें इतने ज़्यादा नहीं होती थी, क्लाउड ब्रस्ट बड़े कोई हम कभी कभी सुनते थे, वो नॉर्मल नहीं थे, अब तो नॉर्मल हो रहे हैं ये सारी। दिस इज द क्लाइमेट चेंज फिनोमेना, पाकिस्तान इज बैडली हिट विद इट, दैट इज़ द रीज़न कि हमें स्मोक फेस करना पड़ रहा है। पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा कार्बन प्रोड्यूसर मुल्क नहीं है, हम बहुत ज़्यादा कोई इंडस्ट्रियलिस्ट भी नहीं है। पाकिस्तान में इंडस्ट्री तो दुनिया के मुकाबले में बहुत कम है। फॉसिल फ्यूल्स तो बहुत ज़्यादा बर्न करते हैं ना। अगर आप कंपेयर करें अमेरिका से या चाइना या टॉप जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, तो हम तो कोई भी फॉल नहीं करते। बावजूद वहाँ पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। दे आर मोस्टली कोस्टल एरियाज, वो वाइड स्प्रेड एरियाज हैं, वहाँ की आबादी को 2-2, 3-3 लाख आबादियों के शहर हैं, और इंडस्ट्री फासले पे लगी है, सिस्टम्स भी खैर उनके पास लगे हैं, दे आर रिच पीपल, दे कैन अफोर्ड। तो हमारे सिस्टम्स
कोशिश करता है इंडस्ट्रियलिस्ट भी पैसे बचाने की, हमें बार बार उसे पुश करना पड़ता है, कभी उन्हें फाइन करना पड़ता है, कभी सील करना पड़ता है। तो ये एक फिनोमेना है जिसे हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये है कि हम स्मॉग के साथ रहना सीख लें, गवर्नमेंट जो है कुछ नहीं कर सकती। दैट इज द रीजनल फिनोमेना, इंडिया इज द मेन कंट्रीब्यूटर इन इट। अगर आप नेक्स्ट डेज में सैटेलाइट इमेजिंग देखेंगे तो पाकिस्तान में आपको स्टबल बर्निंग मिलेगी, मगर वो इंडिया की स्टबल बर्निंग का 10 to 20% होगी सिर्फ। आप इंडियन पंजाब देखेंगे वो पूरा रेड नजर आएगा। जो इंडियन पंजाब है वहाँ से आने वाली जो हवाएं हैं वो सारी की सारी लाहौर और कसूर और छागा मांगा और पाकिस्तानी पंजाब में स्मॉग का बायस बनती हैं। और पाकिस्तान के अंदर एनवायरनमेंट बिल्कुल ठीक है, जो गाड़ियों की क्वालिटी है बिल्कुल ठीक है, फैक्ट्रीज के अंदर से एमिशन को कंट्रोल कर लिया गया है। यानी हम अपने तय जो कुछ कर सकते हैं वो भी तो नहीं कर रहे ना। देखें, हमने आइडेंटिफाई कर लिया 300 यूनिट्स को, उन्हें नोटिस इशू कर दिए, ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया गया मंडे से। हमने तो 5 के करीब यूनिट्स बंद भी कर दिए गए, मगर बंद करना हल नहीं है। दे आर जस्ट के हम उन्हें बता रहे हैं कि आपको ये काम करना है, वी आर पुशिंग। ठीक है, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है। नाज़रीन, इससे पहले मुझे इत्तफाक हुआ एक प्रोग्राम में एक पुलिस ऑफिसर से बात करने पर, जब मैंने उनसे ये पूछा कि मेरे ड्राइवर को कैसे चर्च मिल जाती है, तो उन्होंने ये कहा कि मैंने 3715 जो ड्रग पेडलर्स हैं उन्हें गिरफ्तार किया। लेकिन मैंने उनसे फिर पूछा कि मेरे ड्राइवर को फिर भी चर्च मिल जाती है, जिस पर वो चुप रहे। एक ब्रेक लेनी है, स्टे विद अस। वेलकम बैक। आज़ीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डेंगू और स्मॉग के ऊपर। मुझे डॉक्टर अफरा साहब ये बताइएगा कि जैसे कि आपने कहा कि हॉस्पिटल सेटिंग्स में भी डेंगू के केसेस में इजाफा हुआ है, गवर्नमेंट की जानिब से एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर भी नज़र आता है, तो आप सजेस्ट क्या करते हैं ऐसे मरीजों को जो एसिम्प्टोमेटिक हों? अच्छा, जो एसिम्प्टोमेटिक है उनके लिए असल में कुछ भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ उस तरह की स्क्रीनिंग नहीं जो जिस तरह की वेस्टर्न कंट्रीज में है। तो वो मतलब अनडिटेक्टेड ही रहेंगे और वो ऐसे ही घूमेंगे जो रिमेनिंग पॉपुलेशन है उसमें। हमारे जो सिम्प्टोमेटिक है उन्हें कैसे ट्रीट किया जाता है? अच्छा, उसमें इस डिजीज़ की बेसिकली जो है 3 फेजेस होते हैं और हर फेज़ को अलग से मैनेज करना होता है। सबसे पहला जो फेज़ होता है वो फेब्राइल फेज़ होता है। जो लोगों की आसानी के लिए मैं कोशिश करूंगा कि जो है मेडिकल टर्म्स ना यूज करें। वो बुखार वाला जो है हिस्सा होता है बीमारी का, पहला जो है उसमें जो है तेज़ बुखार होता है, गला ख़राब होता है, शदीद बोन पेन होता है, जो है पट्ठों का शदीद दर्द होता है और आँखों के जो इर्द गिर्द जो है वो शदीद दर्द होगा। अब इसमें सिर्फ पैरासीटामोल देना होता है सिंपल आपने, और कुछ भी नहीं करना। बेसिकली ये एक वायरल इन्फेक्शन है, तो इसमें जो है वो किसी दवाई का डायरेक्ट कोई रोल नहीं है। इसमें हमने सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना होता है बेसिकली। तो पहला जो है उसमें सिर्फ पैरासीटामोल देना है। अब दूसरा जो फेज है ना वो क्रिटिकल फेज है। ठीक है। अब उस फेज में जो है उसको हम लीकी फेज भी कहते हैं। डेंगू को कंफर्म सीबीसी से किया जाता है। उसमें जो है मल्टीपल टेस्ट जो है वो है, सीरोलॉजी है, उसमें साथ सीबीसी है, उसमें जो है हेमाटोक्रिट देखना होता है। ठीक है। और दूसरा फेज, दूसरा लीकी फेज होता है। बेसिकली ये सबसे क्रिटिकल फेज है। अब इसमें होता ये है कि जो प्लाज्मा है वो शरियानों से ऊज आउट कर जाता है और जो बॉडी का जो अपना वॉल्यूम है उसमें रिडक्शन होती है। ब्लड वॉल्यूम जो होता है उसमें बेसिकली सफ़ेद खून को कहते हैं प्लाज्मा। उस रिडक्शन की वजह से जो बंदा है वो शॉक में चला जाता है। अब हॉस्पिटल में एडमिशन करने की वजह सिर्फ वो फेज़ है। अगर उस फेज़ को सही से मैनेज कर लिया जाए तो पेशेंट जो है बच जाता है। और अगर वो फेज़ मैनेज ना हो सका या पेशेंट जो है हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है या हॉस्पिटल तक पहुंच नहीं सका तो वो पेशेंट जो है वो क्रिटिकल हालत से एक्सपायर भी हो सकता है। अब तीसरा फेज जो है वो, अच्छा, उसमें हमने बेसिकली उसका जो वॉल्यूम है ना उसको मेंटेन करना होता है। उसको फ्लूइड्स लगाते हैं। अगर जो है ब्लीडिंग है, इंटरनल है बेशक या एक्सटर्नल है, तो हमने उसको ब्लड लगाना है। बेसिकली वो एक्टिव मैनेजमेंट है। वो करके उसके बाद पेशेंट जो है ऑटोमेटिकली वो रिकवरी में चला जाता है। और ये फेज जो है लकीली सिर्फ 48 आवर्स तक चलता है। ठीक है। उसके बाद अगला जो फेज है वो रिकवरी फेज होता है। तो वो जो है उसमें मतलब एक तरह से उसमें जो सिम्टम्स आते हैं उसमें दिल की धड़कन जो है थोड़ा स्लो हो जाती है। ये जो लीकी फेज है ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जिन अफराद को शक हो कि उन्हें डेंगू वायरस है, मुझे एक सादा मच्छर भी काट जाए या पता नहीं डेंगू का मच्छर भी काट जाए, मैं उसको बहुत लाइटली लेता हूँ, कौन सी ऐसी अलामात हैं जिसकी वजह से मुझे हॉस्पिटल की जानिब रश करना चाहिए? अच्छा, इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा कुछ स्पेसिफिक ऐसी अलामात नहीं है कि जो डेंगू में सिर्फ ख़ास तरह से आती हों, पर इसमें इसमें जो है इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। अच्छा। क्योंकि इसमें शदीद बोन पेन होती है, जो हड्डियों की दर्द है वो शदीद होती है। साथ इसमें जो है वो फ्लू होगा,
तेज बुखार होगा, पट्टे और जो जोड़ हैं उनमें दर्दें होंगी। तो अगर ये सारी सिम्टम्स हैं आपको और आपका जो एडिकेट जो है वो एक्सपोजर भी रहा है, मतलब कोई आपने बाहर रहे हैं या कोई ऐसे इलाके में है जहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको लाजमी चाहिए कि आप जो है स्क्रीनिंग करवाएं और डेंगू के लिए जो है वो करीबी हॉस्पिटल में जाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में कि फॉगिंग नहीं की गई गवर्नमेंट की जानिब से, उस तरह से जो पब्लिक हेल्थ के ऊपर इन्वेस्टमेंट है, जो वाटर बॉडीज़ है उनके ऊपर स्प्रे नहीं किया गया। तो अब अगर गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही तो बीइंग अ सिटीजन हम अपने घर में कौन से ऐसे हिफाजती इकदाम कर सकते हैं जिसके बायस हम डेंगू के ख़तरे को ख़त्म तो नहीं कर सकते, कम कर लें? जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें जो है वो हुकूमती सतह के साथ साथ जो अवामी सतह है उस पर काम करने की भी ज़रूरत है। अब लोगों को चाहिए कि सबसे पहले तो कपड़े जो हैं वो पूरे पहने, मतलब फुल स्लीव पहने। फिर जब सूरज तुलू हो रहा हो या गुरूब हो रहा हो उस टाइम पे घर से बाहर निकलना अवॉइड करें। फिर खिड़कियां और दरवाजे जो हैं उनको बंद रखें। फिर जो आप परफ्यूम वगैरह लगाते हैं वो अवॉइड करें, क्योंकि जो सेंट होते हैं ये मॉस्किटोज को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अक्सर घरों के अंदर जो खिड़कियां होती हैं उनमें जालियां लगी होती हैं, वो वेस्टर्न स्टाइल की ओपन विंडोज नहीं होती हैं, तो उन जालियों से भी पेनिट्रेट कर सकते हैं डेंगू के मच्छर डॉक्टर साहब? वो तो वेरी करता है। अगर तो जो नेट है वो सफिशिएंट है उनको रोकने के लिए फिर तो ठीक है, फिर तो मसला नहीं है। और अगर वो बहुत मतलब जो नेट है वो कहीं से डैमेज भी हो सकता है, बिल्कुल वो करने की। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, अब ये जो मच्छर है ये अंडे देता है, अगर किसी खुश्क जगह पे इसने दिए हैं ना उसमें से वो हैच नहीं करेंगे। इनको हैच करने के लिए या अंडों में से लार्वा निकलने के लिए पानी की चाहिए होता है। अब वो जो है वो हमारी समझ लें कि इल्म की कमी है या फिर अवेयरनेस नहीं है। हम क्या करते हैं कि जो गमले हैं उनमें पानी होता है, फिर जो वाटर कूलर्स हैं और गमलों को पानी ना लगाएं, पानी लगाएं पर कम लगाएं, खड़ा ना होने दें। एग्जैक्टली हाँ, जितना भी स्टैग्नेंट वाटर है उसको जमा ना होने दें। और चिड़ियों को पानी ना डालें, पानी डालें दोपहर में डालें, पर ये है कि शाम के टाइम तक जो है वो पानी खाली कर दें उस जगह। ठीक है, ठीक है। मैं एक मरतबा फिर अली एजाज आपकी जानिब आना चाहूँगा स्मॉग के हवाले से। अब तक मेरी आपसे जितनी गुफ्तगू हुई है उसमें आपने क्लाइमेट चेंज की बात की, उसमें आपने इंडिया से आने वाली हवाओं की बात की, आपने उसमें उन चालानों का जिक्र किया, आपने उन लीगल नोटिस का जिक्र किया जो आपके डिपार्टमेंट की जानिब से भेजे गए। मुझे ये बताइएगा कि अगर ये सारे इकदाम किए जा रहे हैं और पिछले सालों में भी ये सारे इकदाम एक रूटीन की तरह किए जाते हैं, तो जो स्मॉग की शिद्दत है वो क्यों नहीं कम हो रही? वेल, इसको अगर आप लास्ट ईयर देखें तो हमें स्मोक को कम फेस करना पड़ा था। अगर आप स्टैटिस्टिक उठा के देखें तो वो 2019 से कम था 2020 में, और हम इस मरतबा भी उम्मीद कर रहे हैं कि 2021 में उससे कम होगा। मगर अगर आप ये कहें कि मुकम्मल एलिमिनेट हो जाए तो ये शायद ना हो सके, क्योंकि ये एक पूरा रीजनल फिनोमिना है जो क्लाइमेट चेंज की वजह से है। ये रहेगा, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। उसने कोई 53 के करीब अर्बन फॉरेस्ट लगाए हैं लाहौर में, कोई 1 मिलियन से अबव उनमें पौधे लग गए हैं। तो ये लाहौर का जब ग्रीन कवर बढ़ेगा तो ये कंट्रोल करने में इसको हेल्प आउट करेगा, मगर ये पूरा एलिमिनेट शायद कभी भी ना हो सके, क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज का फिनोमिना है। अनटिल के कोई रीजनल तौर पे इस तरह का अली एजाज साहब, वो जो जंगल तो जब लगेंगे सो लगेंगे, वो जो डैम तब बनेंगे तो बनेंगे, लेकिन जो काम हो सकता है, जो काम हो सकता है कि खराब गाड़ियों को, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को पकड़ा जाए, उन्हें सड़क पर आने से रोका जाए, चिंची रिक्शों को बंद किया जाए, उसके अलावा जो स्मॉग पैदा करने वाले जो भट्टे हैं उन्हें कंट्रोल किया जाए, वो सारे इकदामात जो एक SHO कर सकता है, जो 2-4 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मिलके कर सकते हैं, वो हमें नजर नहीं आते अली साहब। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप भट्टों पे देखें तो बड़ी अच्छी प्रोग्रेस इस गवर्नमेंट में हुई। हमने लास्ट ईयर तमाम भट्टे जिगजैग टेक्नोलॉजी पे ट्रांसफ़र कर लिए। तमाम भट्टे। मेरी भट्टा जो एसोसिएशन है उनके सदर से बात हो रही थी कुछ दिन पहले, तो उन्होंने बताया था कि सिर्फ 31% जो भट्टे हैं वो जिगजैग टेक्नोलॉजी पे मुंतकिल हुए हैं अली साहब। नहीं, ऐसा नहीं। अगर आप लाहौर की बात करें तो 160 भट्टे हैं लाहौर में, और 160 के करीब भट्टे कन्वर्ट हो गए थे। उसके अलावा गवर्नमेंट ने इसको वेरीफाई करने के लिए एक स्पेशल टीम भी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की बना दी है, जो वेरीफाई करेंगे, और जो भट्टे वायलेट करेंगे उन्हें 1 लाख रुपए तक फाइन भी किया जाएगा। आप कन्वर्ट तो कर लेते हैं, मगर जब मानसून सीजन आता है कई लोग वापस चले जाते हैं, मगर अब लोगों की एक्सपर्टीज इस पर डेवलप हो गई हैं। ये उनके लिए इकोनॉमिकली भी बेहतर है,
क्योंकि ईंट की क्वालिटी अच्छी है, कोयला कम यूज़ होता है, तो वो यूजली अब अपनी रिक्वायरमेंट के लिए भी जाना चाह और रहे जो हैं। लाहौर का जो अंडरग्राउंड वाटर है उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा डिटीरियोरेट कर चुकी है, बहुत ज़्यादा गहराई पर जाकर हमें पानी मिलता है। लाहौर की नहरों में गटर का पानी शामिल किया जाता है, वेस्टेज शामिल की जाती है, रावी जो है इस वक्त गटर बन चुका है। ये सारे जो एनवायरनमेंट रिलेटेड इश्यूज हैं, इस पर ईपीडी क्या कर रहा है? इस पर बड़ा अच्छा काम हुआ है जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लाहौर में दुनिया में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि इसका ग्राउंड लेवल नीचे जाना रुक गया। पिछले 2 सालों से लाहौर का ग्राउंड लेवल नीचे नहीं गया। कितने फीट पे पानी आ रहा है? आई थिंक सो ये 4 फीट एनुअली ड्रॉप कर रहा था और ये अब रिकवर करना उल्टा शुरू हो गया। फिर तो अब एग्जैक्ट डाटा तो मुझे याद नहीं है, मगर लाहौर का वाटर लेवल ड्रॉप नहीं कर रहा। उसके बाद जो वाटर की क्वालिटी है उसको बेहतर करने के लिए ऑपरेशन किया गया और तकरीबन कोई 265 के करीब यूनिट्स थे जो वेस्ट वाटर इंजेक्ट कर रहे थे, उन्हें सील भी किया गया, उन्हें फाइन भी किया गया और उनके वो जो इंजेक्शन जो बोर्स थे वो बंद कर दिए गए। ये लास्ट ईयर्स में ऑपरेशन हुआ पहली मरतबा और इसकी वजह से लाहौर की क्वालिटी, जो पानी जो ख़राब हो गया वो तो ग्रेजुअली अब बेहतर होगा, वो बेहतर होगा। फिर अगर आप रावी की बात करें तो रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट एक प्रोजेक्ट है, उसके साथ बैराजेस बनाए जा रहे हैं और दूसरे दरियाओं से जो लिंक कैनाल्स हैं पानी उसको फुलफिल करके, और लाहौर में 7 ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जा रहे हैं जो लाहौर के गंदे पानी को, और ये जो जगह जगह लाहौर शहर के अंदर कूड़े करकट के जो ढेर हैं, क्योंकि जो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है वो तो अपने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर खेल रही होती है। उनका कोई सीईओ 2-2.5 महीने से ज़्यादा टिकता नहीं है। सड़कों के ऊपर कूड़े करकट के अंबार लगे होते हैं, तो लोग क्या करते हैं, लोग उस कूड़े करकट के ढेर को आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से एक टॉक्सिक धुआं जो होता है वो पैदा होता है। अली एजाज, उस मसले का क्या हल है? लाहौर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पे अगर आप कहें कि कचरा उठाने के लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज रिक्वायर हैं। LWMC इसका बेहतर जवाब दे सकेगी कि वो क्या कर रही है, मगर मैंने जब भी देखा उनकी मीटिंग्स अटेंड की, दे आर डूइंग मैक्सिमम दे कैन डू। और अभी PDMA ने मैक्सिमम कर रहे हैं इफ दे कैन डू, तो फिर मैं लाहौर में फिर नया शिफ्ट हुआ हूँगा। मैं तो 3 साल पहले जो लाहौर देखता था, मैं उसकी एग्जाम्पल्स लोग दिया करते थे कराची के साथ, लेकिन अब तो लाहौर और कराची में फ़र्क दिन ब दिन कम होता जा रहा है। अली, नहीं, ऐसा नहीं है, काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है। एक्चुअली कोविड की वजह से बजट्स काफ़ी डिपार्टमेंट्स के हिट हुए हैं, माइट भी ये वजह हो, वो बेहतर उसी पे कमेंट वो LWMC ही दे सकेगा कि क्या इशू। लेकिन वो जो टॉक्सिक धुआं है, मैं उसी पे आना चाह रहा हूँ। अभी PDMA ने इसको क्लाइमेट ही डिक्लेयर कर दिया है, और जो क्लाइमेट ही डिक्लेयर किया है तो जो बंदा कूड़े को आग लगाएगा उसके ऊपर FIRs की जाएंगी और इसके ऊपर होपफुली बाय मंडे जो है काम शुरू कर दिया पैसे कमाने का एक और तरीका। नहीं, पैसे तो नहीं कमाने, मगर आप ना आग लगाएं। यूजुअली तो आप ना आग लगाएं, पुलिस वाला आपको ज़बरदस्ती तो नहीं कह रहा कि आग लगाएं आप। जो नहीं आग लगाएगा उसको तो पुलिस वाला कुछ नहीं कहेगा। और ये एक सिस्टम है, आई डोंट थिंक सो कि सारे लोग पैसे लेते हैं या ऐसा कुछ है। नहीं, कुछ चीज़ें भी ले लेते हैं। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है अली, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने पार्टिसिपेंट के साथ डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम एक नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डेंगू और स्मॉग के हवाले से, और ख़ासतौर पर अली एजाज साहब की बातों से तो मुझे ये लगा कि अब स्मॉग या तो ख़त्म होने वाली है, या मुझे इस मौके पर अली एजाज की बातें सुनकर अब्बास ताबिश का एक शेर याद आ गया कि ये धुंध छटे तो देखूं कि आंखें नहीं रहीं कि तमाशा नहीं रहा। अली, आप क्या समझते हैं कि जो स्मॉग का फिनोमेना है उसे ग्लोबल फिनोमेना डिक्लेयर करके, क्लाइमेट चेंज के साथ एसोसिएट करके, इंडिया के साथ एसोसिएट करके, या मुख्तलिफ चीज़ों के साथ एसोसिएट करके, जो EPD की अपनी जिम्मेदारी हैं, जो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारियां हैं, उनसे कहीं हम भाग तो नहीं रहे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हमने आखिर 300 इंडस्ट्री को आइडेंटिफाई किया, ये लाहौर में किया गया आइडेंटिफाई, उन्हें नोटिस सर्व किए गए, ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया गया, 7 टीम्स स्पेशल बना दी गई जो डे एंड नाइट काम शुरू कर दिया, जिन्होंने मॉनिटरिंग। एक्चुअली हमारा एम्फेसिस इंडस्ट्री को बंद करना नहीं है, ये लास्ट रिजोर्ट है जो हमें करना पड़ता है कि इंडस्ट्री बंद करें। आखिर इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं। एक बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है अली, कि जो इंडस्ट्री है वो अशराफिया की मिल्कियत होती है, और वो अशराफिया के नुमाइंदे पार्लियामेंट में होते हैं, ज़्यादा ताकतवर मिनिस्ट्रीज़ में होते हैं, ब्यूरोक्रेसी में होते हैं, तो EPD उनके मुकाबले में एक बहुत टाइनी सा कंपोनेंट है उस सारे सिस्टम का। तो वो असरअंदाज नहीं होते उन सारी सीलिंग्स के ऊपर जो आप लोग करते हैं अली? जो सिवियरिटी ऑफ स्मोक को देखते हुए गवर्नमेंट एक तो फुली हमें एम्पावर करती है और मैक्सिमम कोशिश
कह लें या हमें तो इतना पॉलिटिकली कोई एम्फेसाइज नहीं किया जाता। देन देयर इज अनदर फैक्टर इसके अंदर, हाई कोर्ट्स के जो कमीशन है, कोर्ट्स तो कहने के बायस नहीं होती हैं, उन्हें पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता, वो इसको वीकली बेसिस पे मॉनिटर कर रही हैं। जुडिशल कमीशन है इसके ऊपर, जिसको जस्टिस अली अकबर पर्सनली हेड कर रहे हैं, और वो वीकली बेसिस पे प्रोग्रेस चेक कर रहे हैं। उनकी अपनी टीम्स हैं जो हमें मॉनिटर कर रही हैं कि हम कैसा काम कर रहे हैं, अगर कोई ऐसी सीलिंग है तो वो मुतमईन है यकीनी तौर पे। इसमें हमारी एफर्ट्स हैं जो हमने 300 यूनिट्स आइडेंटिफाई किए हैं, लाहौर के सारे भट्टे जिगजैग पे कन्वर्ट किए हैं, लाहौर का पानी नीचे जाना रुक गया है। These are the achievements, I think so. अच्छा, पिछले दिनों मुझे एक दोस्त के फार्म हाउस पे जाने का इत्तेफाक हुआ। अली वो फार्म हाउस की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं और वहाँ पर उन्होंने एक स्विमिंग पूल भी बनवाया। तो वो ठेकेदार से बात कर रहे थे, तो मुझे आपकी बात से याद आया कि ठेकेदार ने बताया कि पहले यहाँ पर जो पानी था वो 380 फीट पे मिलता था, लेकिन अब बोरिंग करके वो पानी 450 फीट पे मिल रहा है। और आप मुझे अभी बता रहे थे कि जो पानी का लेवल है वो नीचे जाना बंद हो गया है, या तो फिर ठेकेदार से कैलकुलेशन में गलती हुई होगी अली? नहीं, वो 300 से 450 पे चला गया, ये तो 150 फीट हो गया ना। अगर आप 200 से भी 450 तक आप लिमिट को जितना increase करते एनुअल जाएं। ड्रॉप रेट नहीं था ना, लाहौर का एनुअल ड्रॉप रेट था 4 आपने कहा फीट। ऊपर आना शुरू हो जी, गया है। मैं वही बता रहा हूँ कि एनुअल ड्रॉप रेट था 4 फीट। इसके ठीक है। मुताबिक तो वो 20-25 साल पुरानी बात कर रहा था ना। लेकिन वो 300 जो फीट। क्लाइमेट चेंज जी, थी जी। उसकी वजह से तो नहीं। पानी का लेवल जो है मजीद पानी नीचे जाना क्लाइमेट चाहिए। चेंज की वजह से नहीं हुआ। एक्चुअली इंडिया में थेम्स डैम जब रावी के ऊपर बना दिया गया तो रावी का फ्लो खत्म हो गया। ठीक है, रावी इज द मेन मुआहदे के तहत रावी तो हमने हवाले दिया कि आई एग्रीड विद इट। उसीलिए तो उस पे बैराजेस बनाए जा रहे हैं ना। तो उसको तो शिकवा करना ही गलत है। रूडा नहीं, बट इशू इज दैट कि वो हुआ नहीं ना। ये होना चाहिए था पिछले 10 साल या 15 साल में, हमें बैराजेस बना के इधर आपको वाटर स्टोरेज रखनी चाहिए थी, वो नहीं हुआ। उसकी वजह से लाहौर का पानी नीचे चला गया। अभी बैराजेस बनाए जा रहे हैं तो यकीनी तौर पे वाटर लेवल ऊपर आएगा। तो मेन जो लाहौर का वाटर जो ग्राउंड लेवल पे वो रीफिल होता था वो रावी से होता था, अब रावी का इनटेक तो है नहीं। उसके बाद हर जगह कंक्रीट आ गया, लेवल ऊपर कैसे आ रहा है? लेवल ड्रॉप नहीं कर रहा फर्दर। मैं उसकी भी बताता हूं। ठीक है। जो हाई कोर्ट की डायरेक्शंस है उसके ऊपर को 26 के करीब वाटर चैनल्स खुलवा दिए गए। जो पहले वो वाटर एक्सट्रैक्ट कर रहे थे ट्यूबवेल्स के साथ, वो हमने जो नहर का पानी है वो यूज़ करना शुरू कर दिया। इसमें गवर्नर हाउस का भी आप कहें तो ट्यूबवेल बंद किया गया। उसके बाद जो वो रेन वाटर स्टोरेज टैंक्स बनाए गए, लॉरेंस रोड पे आप देखें बनाया गया। मस्जिद के साथ कुछ 400 मसाजिद के साथ रेन वाटर स्टोरेज टैंक बनाया गया। आप दो कि ये हाई कोर्ट का इनिशिएटिव था, गवर्नमेंट ने इसको फुली सपोर्ट किया, फंडिंग किया, और वो पानी अब ठीक है अली, मैं वापस आपके पास आऊंगा। डॉक्टर अफरा साहब, आप कितने अरसे से सर्विसेज हॉस्पिटल में सर्विस कर रहे हैं? जी, मुझे 1 साल का अरसा हो गया। यानी आपने 1 साल में 4 सीजन्स और 2 ईदें तो देखी हैं। जी, जी, बिल्कुल। मुझे ये बताइएगा कि स्मॉग से जो पेशेंट मुतासर होते हैं, जिन्हें नाक कान गले की बीमारियां होती हैं, उनमें इजाफा होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर में? जी जी बिल्कुल। जब एक से ये बेसिकली ये होता क्या है कि एक तरह की पोल्यूशन है ना। अब पोल्यूशन है जो जाहिर सी बात है, उसने आपके सांस के जितने भी मसले हैं उनको एग्जैजरेट करना होता है। ठीक है। अगर किसी को ऑलरेडी कोई डिजीज चल रही है सांस की, या फिर कोई अपर रेस्पिरेटरी कोई भी मसला चल रहा है, तो वो इसको वर्स कर देगी। ठीक है। जाहिर सी बात है, इसमें जो है पोल्यूटेंट्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, ये कॉम्बिनेशन होता है ना इन सारी चीज़ों का, इरिटेंट्स होते हैं इसमें। तो जो इवन जो एज्मा के पेशेंट हैं उनकी डिजीज जो है वो भी वर्सन हो जाती है इससे। तो इसमें तो आप डॉक्टर अफरा साहब बीइंग का मेडिकल प्रैक्टिशनर क्या सजेस्ट करते हैं कि हर बंदा तो 20-25 हज़ार का एयर प्योरीफायर घर के अंदर अफोर्ड नहीं कर सकता, तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो एयर प्योरीफायर लगाएं या ना लगाएं डॉक्टर साहब, और जो नहीं अफोर्ड कर सकते वो क्या करें डॉक्टर साहब? अच्छा, वो किस हद तक इफेक्टिव है ये तो अभी भी कंट्रोवर्शियल बात है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने बाहर भी तो निकलना है ना, आपने एक कंटेन्ड होके तो नहीं रह सकते आप। और दूसरी बात, आप एक्सपोजर लेवल को तो कम कर रहे हैं। हाँ जी, ये बिल्कुल डेफिनेटली इससे फर्क पड़ेगा। पर ये है कि आप मास्क लगा सकते हैं, ये एक आसान तरीका है बचने का। बाकी जो अफोर्ड कर सकते हैं, जाहिर सी बात है, अगर उसको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिलती है कहीं से तो उसको लगाना चाहिए। ऐसे कोई नेचुरल एजेंट्स होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें अगर घर में रखा जाए, जैसे मुझे पता है कि अगर मैं फ्रीजर में या फ्रिज में कोयला रखूंगा तो वो स्मेल को एब्जॉर्ब कर लेता है कोयला, इस तरह अगर कोई ऐसी चीज होती है जिसे हम घर में रखा जाए डॉक्टर साहब, तो वो जो एयर को रिलेटिवली क्लीन कर दें डॉक्टर साहब? नहीं, ऐसा ऐसी कोई चीज़ नहीं है।
बेसिकली दरख्त हैं वो अगर क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, पर प्यूरीफाई तो वो भी नहीं कर सकते क्योंकि वो फिल्टर तो नहीं है। वो तो ऑक्सीजन लेवल जो है उनको ज़्यादा कर देंगे। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी चीज़ है जो एयर क्वालिटी को बेहतर कर सकती है। बाकी ये है कि पोल्यूशन पे कंट्रोल हो। अच्छा अली एजाज, मुझे ये बताइएगा कि अब तक वो कौन से एरियाज़ हैं जो आपके डिपार्टमेंट ने आइडेंटिफाई किए हैं जिन पर फ्यूचर में आप लोगों को काम करने की ज़रूरत है ज़्यादा बेहतर आउटपुट देने के लिए? वेल इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूटर हम देखते हैं वो ट्रैफिक है। ट्रैफिक इज़ 43% ऑफ कंट्रीब्यूटर इन स्मोक। तो ट्रैफिक जैम्स आर मेजर इशू। जब ट्रैफिक जैम होते हैं तो वो जो ट्रैफिक कंजेशन है वो धुएं का बहुत ज़्यादा बाइस बनती है। वो गैर ज़रूरी धुएं, यानी कि हम एक तो ट्रैवल कर रहे हैं, चलें वो तो मजबूरी है, वो उसका यूज़ है कोई ना कोई, और जब खड़े आप आइडलिंग पे वेस्ट कर रहे हैं फ्यूल, तो दैट इज़ अ वेस्ट ऑफ फ्यूल एंड आल्सो डिटीरियोरेशन ऑफ द इन्वायरमेंट। तो उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ प्लानिंग की जा रही है। कल भी एक मीटिंग की जा रही है जिसमें कोई ट्रैफिक प्लान ऐसा बनाया जाए कि स्मोक में स्मूथ ये जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से कूड़ा करकट इकट्ठा किया जाता है अली, इसको अगर प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ ना किया जाए ज़मीन के अंदर तो उसको भी अगर इम्प्रॉपर तरीके से आग जलाई जाए या उसको ढेर बनाकर फेंक दिया जाए। मुरीद के पास एक बहुत बड़ा ढेर है कूड़े करकट का, वो इस वक्त एक पहाड़ी की शक्ल इख्तियार कर चुका है, तो उससे भी इन्वायरमेंट मुतासर होता है। और क्या इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट बीइंग अ गवर्नमेंट एंटिटी किसी और सरकारी इदारे के खिलाफ कुछ एक्शन लेने का इख्तियार रखता है अली? बिल्कुल जी, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट कंटिन्यूसली एफर्ट करता है और जो वायलेट करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हों या प्राइवेट डिपार्टमेंट्स हो, वो उनके ऊपर एक्शन लेता है। लाहौर की जो LWMC की साइट थी वो प्रॉपर लैंडफिल साइट डेवलप की गई, उसके नीचे मेम्ब्रेन्स बिछाई गई और अगर आप देखें तो उन्होंने कुछ मट्टी वगैरह डाल के उस पर पौधे लगाने की भी कोशिश की। उसके अंदर पाइपिंग है, जो मीथेन गैस है उसको यूटिलाइज करने के लिए पाइप्स उसमें लगाए गए थे कि उसको रिसाइकल किया जाए। लेकिन वो फैसिलिटी तो फुली कंज्यूम नहीं होगी अली? हाँ, वो फुली कंज्यूम हो गई है। एक्चुअली मल्टीपल ऐसी साइट्स चाहिए। दिस इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसीजर टू डेवलप अ लैंडफिल साइट। तो गवर्नमेंट इस पर वर्कआउट कर रही है, इंशाल्लाह कोई ऐसी साइट्स और फर्दर डेवलप की जाएंगी पूरे पंजाब में। एक और इसमें है, गवर्नमेंट कर रही है कि इसको वेस्ट को सेग्रीगेट करके रिसाइकल किया जाए। इस पर एक पायलट प्रोजेक्ट लग रहा था साहिवाल में और होपफुली वो बाय नेक्स्ट ईयर ऑपरेशनल हो जाएगा। तो इसको अगर वो कामयाब हो जाता है तो पूरे पंजाब में रेप्लिकेट किया जाएगा। अच्छा अली, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में जो शहरी हैं वो इन्वायरमेंट को इतना सीरियसली नहीं लेते? वो समझते हैं ये कोई अंग्रेज़ों की फैलाए हुए नखरे हैं, हमें क्या ज़रूरत है हम इन्वायरमेंट के ऊपर काम करें। जो इन्वायरमेंट के मुतालिक सेंस है, जो कंसर्न है, वो लोगों में नहीं है, वो कैसे डेवलप किया जाए? हाँ, ये इसमें मीडिया का बड़ा अहम किरदार है। जैसे आज उसने हमें इनवाइट किया, पूरा 1 घंटे का प्रोग्राम कर रहे हैं इसके ऊपर, तो ये अवेयरनेस है। गवर्नमेंट भी कोशिश करती रहती है कि अवेयरनेस दी जाए। ये तो अवेयरनेस है, हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको सिलेबस का पार्ट भी बनाया जाए। प्राइम मिनिस्टर की जो कैंपेन है बिलियन ट्री सुनामी, वो लोगों में बेसिकली अवेयरनेस के लिए है कि इन्वायरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हम इसमें रह रहे हैं, ये हमारे लिए ज़रूरी है, हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। ये पौधे जो हम लगा रहे हैं वो हो सकता है 10-20 साल तक बड़े हों, तो ये नेक्स्ट जनरेशन के काम आएंगे, इस जनरेशन के भी काम आएंगे, मगर मेन बेनिफिट तो नेक्स्ट जनरेशन को इसका होगा। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से मुख्तलिफ स्टेप्स हैं जो वो कर सकती है। इंडस्ट्रीज़ को नोटिस देना, दे आर ऑल टाइप ऑफ अवेयरनेस। हमें आखिर इंडस्ट्रियलिस्ट भी तो इसी नेशन का हिस्सा है, इस कौम का हिस्सा है। उसे खुद भी सोचना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ वही हवा मेरे घर भी आएगी, जो मैं लोगों की तरफ भेज रहा हूँ वो भी उसी में रहता है। तो एज नेशन अवेयरनेस का इशू है, मगर हम देख रहे हैं कि मीडिया बड़ा सपोर्ट कर रहा है। कमिंग बैक टू डॉक्टर अफरा साहब, डॉक्टर साहब आप क्या समझते हैं कि चाहे डेंगू से मुतासरा लोग हों, चाहे कोरोना से मुतासरा लोग हों, चाहे स्मॉग से मुतासरा लोग हों, पाकिस्तान के लोगों के अंदर एक अपनी हेल्थ को लेकर, एक पब्लिक हेल्थ को लेकर उस तरह से कंसर्न नहीं है जिस तरह से दीगर ममालिक में होता है? डॉक्टर अफरा साहब, जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो एवरेज लाइफ है वो अराउंड 67 है और डेवलप्ड कंट्रीज़ में 84-85 तक जाती है। ये 18 साल का गैप क्या इसी बेतुकी ज़िंदगी की वजह से है, लाइफस्टाइल की वजह से है? डॉक्टर अफरा साहब जी देखिए, ये इसकी बेसिकली रूट काज तक जाने की ज़रूरत है। अब एक बंदा जो है वो 2 टाइम की रोटी अफोर्ड नहीं कर रहा, उसको क्या ख्याल होगा अपनी सेहत का? अब जो बाहर के कंट्रीज़ हैं जिनकी हम लोग बड़ी एग्जांपल्स देते हैं, वहाँ पे उनके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स
मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, उनकी जो डाइट होती है वो प्रॉपर डाइट होती है, उसमें हर चीज़ शामिल होती है। यहाँ पे जो है एक रोटी मिलती है, उसके साथ भी वो श्योर नहीं है कि उसको सालन मिलेगा कि नहीं खाने को। यहाँ पे जब तक बेसिक नीड्स पूरी नहीं होगी, बेसिक नीड्स पूरी नहीं है, फिर मेडिकल को जाहिर सी बात है इग्नोर करेंगे वो मेडिकल प्रॉब्लम्स को, तो ये अभी बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अफरा सियाब, थैंक यू सो मच। अली एजाज। नाज़रीन, जब मैं वज़ीर माहौलियात से बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान से साफ माहौल किसी मुल्क का नहीं है। जब मैं वज़ीर सेहत से बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान से अच्छा निज़ाम सेहत जो है वो किसी और मुल्क में नहीं एग्जिस्ट करता। और जब मैं सफाई सुथराई के हवाले से गवर्नमेंट से पूछता हूँ तो मुझे लगता है कि लाहौर या पंजाब जो है वो दुनिया के साफ तरीन खित्तों में से है। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।